वह कूड़े के ढेर में सड़कर लगभग एक ढेर बन चुका था। ये ठंड से मरती हुई जलपरी रोते हुए मुझसे उसे मार देने की विनती कर रही थी, लेकिन मैंने उसे उठाकर बाथटब में ला रखा। यावेन के होंठ हल्के कांपे। उसने पूछा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने उसके दुर्लभ चांदी जैसे बालों को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम एक दुर्लभ प्रजाति हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रयोग का हिस्सा बनो। जो यावेन पहले मरना चाहता था वह अचानक जड़ हो गया। फिर उसने भारी निराश हंसी छोड़ी। वह अपनी मछली जैसी पूंछ को जोर से पटकने लगा और बाथटब से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन शरीर बहुत कमजोर था और वह वापस पानी में गिर पड़ा। मैंने बिना कुछ कहे एक शांतिदायक इंजेक्शन निकाला और सीधे उसकी गर्दन की नस में लगा दिया। इससे तुम थोड़े शांत हो जाओगे। ठंडा द्रव शरीर में जाते ही यावेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में प्रयोगशाला की पुरानी यादों का डर साफ दिख रहा था। वह पूरी तरह विरोध करने की ताकत खो बैठा और अंत में धीमी आवाज में विनती करने लगा, कृपया मुझे मत सताओ, अब मेरी कोई कीमत नहीं बची। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस बिना भाव के मेडिकल बॉक्स खोला। धातु की आवाज सुनते ही यावेन बुरी तरह कांप उठा। वह लगभग रोते हुए बोला, तुम लोग सब झूठे हो, कहते हो इलाज करोगे, लेकिन असल में मुझे बांध कर काटना चाहते हो। मैंने उसकी सड़ी हुई पूंछ उठाई और उस पर दवा लगाई। तेज दर्द से वह कराह उठा, शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने होंठ कसकर भींच लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जिस दर्दनाक प्रक्रिया की उसे उम्मीद थी वह नहीं हुई। कुछ देर बाद उसे हल्की ठंडक महसूस हुई। किसी ने उसे बांधा नहीं, किसी ने उसकी चीखें दर्ज नहीं की। उसने सतर्क आवाज में पूछा, तुम मेरा इलाज क्यों कर रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, मेरा प्रयोग तभी सफल होगा जब प्रयोग का विषय स्वस्थ होगा। फिर मैंने नोटबुक निकाली और पूरी गंभीरता से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जैसे किसी जटिल मशीन की मरम्मत कर रहा हूं। यावेन घबरा गया। उसने कटु हंसी के साथ कहा, अगर तुम पुनर्जनन क्षमता पर शोध करना चाहते हो तो छोड़ दो। मेरी पूंछ को इतनी बार काटा गया है कि अब वह बेकार हो चुकी है। बाथरूम में केवल पानी की बूंदों की आवाज थी। मैंने चश्मा ठीक किया और पूछा, तुम्हें प्रयोग इतने नापसंद क्यों हैं? यावेन अविश्वास से मुझे देखने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम पूछ रहे हो कि मुझे जिंदा काटा जाना, आंखें निकाली जाना और मेरी परतें एक एक करके उतारी जाना क्यों नापसंद है? उसका शरीर कांपने लगा। दबा हुआ गुस्सा उसकी आवाज में भर गया। जब मैं ठीक हो जाता था वे फिर काटते थे, बार बार, फिर बार बार। मैंने शांत स्वर में कहा, मेरा प्रयोग केवल डीएनए निकालने तक सीमित है, दर्द बहुत कम होगा। अगर डर लगे तो बेहोशी की दवा दी जा सकती है। यावेन स्तब्ध रह गया। फिर उसने ठंडी हंसी छोड़ी। उसे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। स्कैनर से जांच शुरू की। दवा अच्छी तरह असर कर रही है। रोज एक बार इलाज होगा, 1 महीने में ठीक हो जाओगे। फिर मैंने उसकी झड़ती हुई परतों को देखकर अफसोस जताया। दुर्भाग्य है कि ऐसी परतों पर शोध सामग्री उपलब्ध नहीं है। पता नहीं इन्हें फिर से बढ़ने में कितना समय लगेगा। यावेन पूरी तरह चौंक गया। जिस यातना की उसे उम्मीद थी वह हुई ही नहीं। 1 महीना? तुम 1 महीने तक मेरा इलाज करोगे? मैंने बिना भाव बदले सिर हिलाया। तुम्हारे घाव मेरी उम्मीद से 12% तेज भर रहे हैं। यावेन अचानक गुर्राया, जैसे घायल बिल्ली। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें खा जाऊं? मैंने उसकी ओर देखे बिना कहा, तुम्हारी वर्तमान स्थिति शिकार करने लायक नहीं है, लेकिन तुम भूखे जरूर हो। क्या खाना चाहोगे? उसका चेहरा अचानक जम गया। फिर उसने हल्की अजीब मुस्कान दी। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम खुद को मुझे खिलाओगे? मैंने उसके व्यवहार के आंकड़ों को देखते हुए कहा, तुम्हें अक्सर शांतिदायक दवाएं दी गई हैं, है ना? अब तुम्हें उनकी आदत हो चुकी है। आधे घंटे में ही हिंसक होने लगे। वह अचानक शांत पड़ गया और कोने में सिमट गया। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। रसोई में गया। वहां केवल शाकाहारी खाना था। मैंने जैकेट उठाई और कहा, मैं सामान लेने जा रहा हूँ। 10 मिनट बाद मैं वापस आया। ठीक समय पर दरवाजा खोला। मेरे हाथ में समुद्री भोजन से भरी एक टोकरी और लाल रंग की एक बोतल थी। यावेन उस खून जैसे लाल द्रव को सतर्क नजरों से देखने लगा। क्या ये इंसानी खून है? मैंने बोतल उसकी ओर बढ़ाते हुए शांत स्वर में कहा, अभी तुमने यही तो मांगा था। यावेन ने झटके से बोतल छीनी और एक ही सांस में सब पी गया। फिर होंठ सिकोड़कर बोला, कितने समय पुराना है? स्वाद बहुत खराब है। मैंने शांति से नोट किया। जल परियां खून की ताजगी पहचान सकती है। फिर मैंने समुद्री भोजन बाथटब में डाल दिया। यावेन लालच से खाने लगा। उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। उंगलियों पर लगे खून को चाटते हुए उसने मुझे उकसाते हुए देखा। तुमने मुझे पेट भर खाने दिया, डर नहीं कि मैं तुम्हें मार दूं? मैंने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, तुम मुझे मार नहीं सकते। जब उसने सब खा लिया, उसके होंठों पर खून लगा था और आंखों में खतरे की चमक। तुम पछताओगे। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने उसे नीले रंग का एक द्रव दिया और पूछा, ये मैंने बनाया है, इसका स्वाद समुद्र के पानी जैसा है। जल परियों को मीठा पानी पसंद होता है या समुद्री पानी? यावेन ने बोतल पकड़ी। उसकी दृष्टिहीन आंखें खाली घूमी। परिचित नमकीन गंध से उसकी सांस हल्की बदल गई। यह समुद्र की खुशबू थी। प्रयोगशाला में उसे केवल बेस्वाद आसुत पानी दिया जाता था, लेकिन यह नमकीन स्वाद गले से उतरते ही उसकी आंखें भर आईं। वह बाथटब के किनारे टिक गया। उसके गीले चांदी जैसे बाल कंधों पर चिपके हुए थे। उसने पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? डीएनए निकालने के लिए जीवित शरीर की जरूरत नहीं होती। उसने ऊपर देखा और हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा, या फिर जो चीज तुम चाहते हो वह सिर्फ जीवित जलपरी ही दे सकती है? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस नोटबुक में लिखता रहा। पाचन पूरा होने में 5 घंटे लगेंगे। उसके बाद तुम्हारी आंखों की लेजर सर्जरी करूंगा। यावेन हंस पड़ा। आंखें ठीक करोगे और फिर मुझे दोबारा प्रयोग का विषय बना दोगे? मैंने कहा, हाँ, इसी वजह से तुम्हें वापस लाया था। वह धीरे से हंसा। उसकी पूंछ पानी में लहराई। लेकिन मेरा आज्ञाकारी बनने का मन नहीं है।
तब क्या करोगे? मैंने भौहें सिकोड़ ली। आवाज ठंडी हो गई। मुझे असहयोगी प्रयोग विषय पसंद नहीं है। बेहतर होगा तुम शांत रहो। फिर मैं मुड़ा और बाथरूम से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही यावेन ने शरीर संभाला। भागू नहीं, यहाँ रहकर मरने का इंतजार करूं? उसके लिए सुरक्षा तंत्र कोई मायने नहीं रखता था। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को बाथटब से बाहर खींच लिया। वह जमीन पर गिरा। दर्द उठा, लेकिन वह रेंगता रहा। अंधेरे में बिजली की हल्की हलचल महसूस करके उसने नाखून सुरक्षा पैनल में घुसा दिए। चिंगारियां निकली और ताला खुल गया। वह गलियारे में आगे बढ़ता गया। पीछे फर्श पर खून और पानी की लंबी लकीर छूटती रही। कुछ समय बाद मैं वापस आया। खाली बाथटब देखकर मैंने कहा, बिल्कुल बात नहीं मानते। आखिरकार दूसरी मंजिल की सुरक्षा सीढ़ियों में वह मिला। उसका शरीर घावों से भरा था। वह कोने में सिकुड़ा बैठा था। उसने दांत दिखाकर चिल्लाया, मुझे मत छुओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा प्रयोग नहीं बनूंगा। इतनी कोशिश के बाद भी वह इमारत से बाहर नहीं निकल पाया था। मैंने सिर थोड़ा झुकाया और शांतिदायक इंजेक्शन निकाला। तुम बहुत उत्तेजित हो, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ये सुनते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह डर से दीवार से सट गया। सुई उसके लिए एक डरावना सपना थी। वह जल्दी से बोला, मैं मान जाऊंगा, कृपया इंजेक्शन मत लगाओ। मैं झुका और उसे उठाकर बाहों में ले लिया। सर्जरी में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद 6 घंटे तक आंखों पर रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, समझ गए? उसने अनजाने में मेरी गर्दन पकड़ ली और कांपता रहा। धीमी आवाज में पूछा, उसके बाद तुम मुझ पर और कौन से प्रयोग करोगे? मैंने जवाब दिया, सामान्य जांच, कोशिका नमूना लेना। उसके गले से दबी हुई आवाज निकली, तुम हर बार यही कहते हो। उसकी खाली आंखों के गड्ढे लाल पड़ गए। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि तुम झूठ नहीं बोलोगे? मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या सभी जल परियां तुम्हारी तरह इतनी जल्दी भाव बदलती हैं? वह तुरंत चुप हो गया। चांदी जैसे बाल उसके चेहरे पर आ गिरे। वह खुद पर हंसते हुए बोला, ये सब तुम्हारे इंसानों की वजह से है। अगर तुम मुझे नहीं उठाते तो शायद मैं अब तक मर चुका होता, और शायद वह इससे आसान होता। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, सीधे उपकरण चालू किया। सर्जरी जल्दी खत्म होगी, हिलो मत। मैंने उसकी गर्दन थाम ली। लेजर की हल्की आवाज गूंजी। उसका शरीर तुरंत तन गया। उस स्पर्श ने उसे फिर वही एहसास दिलाया, नियंत्रण में होने का। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, सच में दर्द नहीं होगा? मैंने कहा, आंखों में दर्द महसूस करने वाली कोशिकाएं नहीं होती। हरे बिंदु को देखो। लेजर उसकी आंखों पर पड़ा, लेकिन दर्द नहीं हुआ, केवल हल्की गर्माहट महसूस हुई। वह हैरान था, ये कैसे संभव है? हर बार प्रयोग करने वाले यही कहते थे, दर्द नहीं होगा, लेकिन हर बार उसे असहनीय पीड़ा मिलती थी। वे उसकी तड़प देखते, उसकी चीखें दर्ज करते, लेकिन इस बार बात सच निकली। सर्जरी खत्म होने के बाद मैंने हाथ हटा लिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। 6 घंटे तक रोशनी नहीं देखनी और पट्टी मत छूना। वह अविश्वास से हाथ हिलाने लगा। बस खत्म हो गया। मैंने उसे उठाया और वापस बाथरूम ले गया। उसने कुछ देर विरोध किया, फिर हार मानकर मेरे कंधे पर टिक गया। उसकी आवाज धीमी थी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बाथरूम, तुम्हारे घाव साफ करने हैं। मैंने पानी चालू किया और उसे टब में बैठाया। उसने धीमे से कहा, मेरी परतें जो जबरदस्ती उखाड़ी गई थीं, वे कभी वापस नहीं उगेंगी। ये उसकी सबसे दर्दनाक याद थी। हर परत नसों से जुड़ी थी, उन्हें जिंदा शरीर से खींचकर निकाला गया था। मैंने बस सिर हिलाया। तो ऐसा है। मैंने दस्ताने पहने, दवा लगाई और उसकी घायल पूंछ पर लगाना शुरू किया। ठंडी दवा से घाव चुभे। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन दांत भींचे रहा। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम सबसे असहयोगी प्रयोग विषय हो जिसे मैंने देखा है। अगर तुम्हारे जीन इतने अलग ना होते तो मैं तुम्हें सहन भी ना करता। वह ठिठक गया। अलग कैसे? मैंने कहा, जल परियों में जीन सामान्यतः स्थिर होते हैं। नीले बाल, नीली पूंछ, तुम्हारे जैसे चांदी वाले बहुत दुर्लभ हैं। ये सुनते ही उसका शरीर कांप गया। उसी अलग दिखने की वजह से उसके अपने लोगों ने उसे ठुकरा दिया था और इंसानों ने उसे एक दुर्लभ वस्तु बना दिया। उसने धीमे से पूछा, क्या अलग होना अपराध है? मैं उसकी पूंछ से खून साफ करता रहा। संघीय शोध अभिलेखों में तुम्हारे जैसा कोई दर्ज नहीं है। घाव छूते ही वह दर्द से कराहा। फिर बोला, इसलिए तुम लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते। मैंने दवा लगाते हुए कहा, तुम वाकई एक बहुत उपयोगी प्रयोग विषय हो। उसके नाखून मेरी त्वचा में धंस गए। कुछ पल बाद मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया और कहा, शोध पूरा होने तक मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और संभव हुआ तो तुम्हें समुद्र में वापस भेज दूंगा। लेकिन यह सुनकर वह शांत नहीं हुआ। वह जोर से हंस पड़ा। इंसानों की बात पर मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा। उसने पूंछ से पानी उछाल दिया। उसकी आंखों में सब खत्म कर देने का भाव था। मैंने समय देखा, बहुत देर हो चुकी थी। फिर शांतिदायक इंजेक्शन लगाया। उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया। पूंछ पानी में थरथराई और फिर शांत हो गई। धुंधली चेतना में उसकी आंखों के किनारों से आंसू पट्टी तक पहुंच गए। शायद उसे लगा मैं और बाकी पागल शोधकर्ता एक जैसे ही हैं, लेकिन जब वह अगली बार जागा, रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। मैंने उपकरण उसकी आंखों के सामने रखा। जाग गए। उसका शरीर हल्का कांप रहा था। उम्मीद और डर दोनों थे। मैंने धीरे धीरे पट्टियां हटाई। हवा पलकों से टकराई और अचानक धुंधली दुनिया साफ हो गई। उसने छत देखी, अपने बाल देखे और पहली बार मेरी बैंगनी आंखें देखी। लेकिन उसने जानबूझकर नजरें भटका लीं और ठंडे स्वर में कहा, अब भी कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हारी सर्जरी असफल रही। वह एहसान नहीं मानना चाहता था, लेकिन मैंने सीधे उपकरण की स्क्रीन उसकी ओर कर दी। तुम्हारी दृष्टि वापस आ चुकी है। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, इसका कोई फायदा नहीं। झूठ पकड़ा गया। उसने छिपाना छोड़ दिया और नफरत से मुझे देखते हुए कहा, अगर ठीक हो भी गया तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा? मैंने बिना भाव बदले नोटबुक में लिखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कृतज्ञता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा सहयोग चाहिए। फिर मैंने अचानक पूछा, क्या तुम अपनी मछली की पूंछ को इंसानी पैरों में बदल सकते हो? यावेन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपनी पूंछ पीछे खींच ली। उसकी आंखों में गहरी सतर्कता भर गई। तुम क्या करना चाहते हो?
मैंने जवाब नहीं दिया, बस दवा उठाई और उसकी पूंछ पर लगाना शुरू कर दिया। यावेन चुपचाप मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में उलझन थी। उसकी पूरी जिंदगी में उसे ठुकराया गया था, बेचा गया था, उस पर क्रूर प्रयोग हुए थे। उसकी दुनिया में केवल स्वार्थ था। उसने कभी नरमी नहीं देखी थी। उसने धीरे से पूछा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने बिना सिर उठाए कहा, तुम पर शोध करना। आखिर तुम एक बहुत उपयोगी प्रयोग विषय हो। शोध? यावेन अचानक थोड़ा करीब आ गया। उसकी आवाज में जैसे किसी मुखौटे को उतार देने का भाव था। तो क्या तुम जानना चाहते हो कि जलपरी के आंसू क्या कर सकते हैं? ये कहते ही उसने जबरदस्ती एक आंसू निकाला। आंसू हवा में आते ही जम गया और कुछ ही क्षणों में एक चिकना चांदी जैसा सफेद मोती बन गया। मैं तुरंत उत्सुक हो गया। चिमटी से मोती उठाकर ध्यान से देखने लगा और तेजी से नोट्स लिखने लगा। रासायनिक संरचना सामान्य लगती है, लेकिन जमने की गति असाधारण है। शोध के लिए बहुत मूल्यवान, लेकिन मेरी यह वैज्ञानिक जिज्ञासा यावेन के लिए आखिरी चोट बन गई। वह अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी तेज और लगभग टूट चुकी थी। आखिर वही निकला, इंसान मोतियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसे याद आ गया, पहले लोग उसे रुलाने के लिए उसकी आंखों में सुइयां चुभाते थे, दवाओं से आंसू निकलवाते थे। उसकी आंखें इसी तरह खराब हुई थीं। वह चिल्लाया, मुझे रुलाना चाहते हो? मेरी आंखें निकालना चाहते हो? उसने गुस्से में पूंछ पटक दी। पानी उछलकर उपकरणों पर गिर गया। तेज चेतावनी ध्वनि गूंज उठी। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। फिर मैंने तुरंत एक नई सिरिंज निकाली। 15 मिलीग्राम शांतिदायक दवा शरीर में गई। यावेन की उग्र हरकतें अचानक रुक गईं। शरीर कांपा, फिर धीरे धीरे पानी में ढीला पड़ गया। यह एहसास उसके लिए परिचित था, सुन्न हो जाना, बेबस हो जाना। उसने धुंधली चेतना में सोचा, मुझे पता था, सब एक जैसे हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पानी में गिरते ही वे छोटे छोटे मोतियों में बदलते गए। मैंने बिना भाव के उन मोतियों को इकट्ठा किया। फिर एक बड़ा रक्त संग्रह उपकरण निकाला। अगर भावनात्मक स्थिति अस्थिर है तो पहले आनुवंशिक अनुक्रमण करेंगे। सुई उसकी बाह में लगी। गहरे नीले रंग का चमकदार रक्त धीरे धीरे पारदर्शी नली में भरने लगा। मैंने नोट किया, रीढ़धारी जीव, लेकिन ऑक्सीजन वहन के लिए अलग प्रकार का रक्त प्रोटीन, ये तो असाधारण है। मैंने तुरंत रक्त नमूना तैयार किया और सूक्ष्मदर्शी से जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर सूक्ष्म दुनिया साफ दिखाई दी, मेरी सांस एक पल के लिए थम गई। मेरे सामने रक्त का दृश्य खुला। नीली रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार की नहीं थीं। वे अनियमित बहुभुज जैसी दिख रही थीं। उनकी सतह पर सर्किट बोर्ड जैसी सुनहरी रेखाएं फैली थीं और उससे भी अजीब सूक्ष्म मशीनों जैसी संरचनाएं कोशिकाओं के बीच घूम रही थीं और लगातार क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर रही थीं। मैं धीमे से बुदबुदाया, टेलोमेरेज सक्रियता बहुत ऊंची, कोशिकाओं की स्वयं मरम्मत क्षमता इंसानों से बहुत आगे। मैंने विशेष परीक्षण पट्टी से रक्त की जांच की। कुछ ही सेकंड बाद उस पर हल्की चमकती रेखाएं उभरी। SRY जीन अनुक्रम मौजूद है, लेकिन समानता मानव जीन से 40% से भी कम थी। मैंने बेहोश पड़े यावेन की ओर देखा। आंखों में उत्साह था और कहीं बहुत हल्का दर्द भी। अगर जलपरी के जीन को समझा जा सके, संघ की तकनीक बहुत आगे जा सकती थी। लेकिन तभी यावेन जाग गया। उसने पाया कि वह परीक्षण मेज पर बंधा हुआ है। वह घबरा गया। तुमने मेरे साथ क्या किया? वह जोर से छटपटाने लगा। मैंने बस शांत स्वर में सेंट्रीफ्यूज से नमूना निकाला। सामान्य जांच, घबराने की जरूरत नहीं। यावेन हंसा। उसकी आंखों में उपहास था। सामान्य जांच? तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? जब वह लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था, मैंने अचानक उसके बंधन खोल दिए, उसे उठाया और बाथरूम की ओर चल पड़ा। जांच खत्म हो गई। भूख लगी है। यावेन का शरीर सख्त हो गया। फिर वह और ज्यादा विरोध करने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे दिए हुए कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हारे आंकड़े बता रहे हैं कि भूख बहुत बढ़ चुकी है। क्या फिर रक्त पीना चाहोगे? रक्त, ये शब्द सुनते ही उसका गला सूख गया। भूख उसके भीतर किसी जानवर की तरह मरोड़ने लगी, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। मुझे नहीं चाहिए, दिखावा मत करो। मैंने उसे फिर बाथटब में बैठा दिया। वह तुरंत कोने में सिमट गया। फिर उसने अपनी बाह पर नया सुई का निशान देखा। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। फिर वही सामान्य जांच, उसने दबी आवाज में कहा। वे हर बार यही कहते थे, फिर मेरे शरीर से कुछ न कुछ ले जाते थे। उसने ऊपर देखा। नीली आंखों में अंधेरा था। तुमने मुझसे क्या लिया? मैंने सहजता से जवाब दिया, सिर्फ 50 सीसी रक्त। उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए मैंने एक लाल द्रव वाला कंटेनर निकाला। ये ताजा रक्त है, 2 दिन पुराना, छको। यावेन ने गंध सूंघी और चेहरा सिकोड़ लिया। अजीब है, पहले जैसा नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ढक्कन खोला और स्ट्रॉ उसकी ओर बढ़ा दिया। ये दूसरे स्तनधारी जीव का रक्त है। संरचना इंसानी रक्त जैसी है। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने पी लिया। फिर मैंने पूछा, तो क्या जलपरियों को अब भी इंसानी रक्त सबसे पसंद है? उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी नीली आंखों में गहरी नफरत घूम रही थी। वह धीमी आवाज में बोला, हाँ। फिर एक एक शब्द दबाकर कहा, इंसानी खून सबसे अच्छा होता है। वह बाथटब के सहारे बैठ गया। गीले चांदी जैसे बाल कंधों पर टिके थे। उसने सिर झुकाकर मेरी ओर देखा। होंठों पर अजीब मुस्कान थी। उसने जीभ से होंठों पर लगा खून साफ किया और बोला, खासकर जिंदा इंसानों का। अगले ही पल उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह लगभग दांत भींचकर बोला, और तुम्हारे खून की खुशबू बहुत अच्छी है। उसकी इच्छा थी कि मेरा गला फाड़ दे, मेरा खून बहते देखे, मेरी चीखें सुने, लेकिन मैं बस अपने नोट्स पूरा करता रहा। वह बिना कुछ कहे दरवाजे के पास गया और कच्चे समुद्री भोजन से भरी एक टोकरी उठा लाया। पहले खा लो, इससे तुम्हारी पूंछ के सड़े हुए हिस्से को ठीक होने में मदद मिलेगी। भूख अचानक तेज हो उठी। यावेन के पेट में हल्का दर्द होने लगा। उसे अपने शरीर की इस मजबूरी से नफरत थी। उसने तिरस्कार से सांस छोड़ी, लेकिन फिर भी हाथ बढ़ाकर एक मछली उठा ली। उसके नुकीले नाखूनों ने आसानी से मछली का पेट चीर दिया। ताजा खून बह निकला, लेकिन जैसे ही उसने कुछ निवाले खाए, येफान ने अचानक पूछा, इस बार तुम्हारे खाने का तरीका पहले से ज्यादा संतुलित और शांत लग रहा है।
इसकी वजह क्या है? यावेन ने एक कच्चा झींगा खाया, उंगलियों से अपने चांदी जैसे बालों को घुमाया और खून लगे नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है वजह क्या है? यफान ने तेजी से नोट्स लिखे। पता नहीं, कृपया मेरे शोध में सहयोग करो। यावेन ने हल्के से अपनी उंगली पर जीभ फेरी। उसकी आंखों में चुनौती थी। अगर मैं सहयोग न करूं तो तुम क्या कर लोगे? लेकिन यफान ने सवाल टाल दिया और मुड़कर जाने लगा। पहले खाना खत्म करो, बाद में आकर दवा लगा दूंगा। उसे जाते हुए देखते ही यावेन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह फिर तेजी से समुद्री भोजन खाने लगा। क्यों? ये इंसान आखिर चाहता क्या है? वह बाकी शोधकर्ताओं की तरह जबरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन वह इलाज कर रहा था, खाना दे रहा था और ऐसे अजीब सवाल पूछ रहा था। तभी उसकी पूंछ में उठे दर्द ने उसे फिर होश में ला दिया। उसने मन ही मन सोचा, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तब इसे इसका परिणाम दिखाऊंगा। वह पानी से थोड़ा बाहर आया, येफान की छोड़ी हुई दवा उठाई और खुद लगाने लगा। लेकिन तभी येफान पट्टियां और दवाइयां लेकर फिर बाथरूम में आ गया। वह आगे बढ़ा और सहज ढंग से दवा उसके हाथ से ले ली। तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं हैं, दोबारा नुकसान मत पहुंचाओ। यावेन का शरीर तुरंत सख्त हो गया। वह पीछे हट गया। उसकी नीली आंखों में सतर्कता भर गई। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उसे किसी और के नियंत्रण में होना पसंद नहीं था, लेकिन जब वह विरोध करने ही वाला था, येफान पूरी एकाग्रता से उसकी पूंछ पर दवा लगाता रहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, अभी तुम मेरे प्रयोग का हिस्सा हो। फिर उसने धीरे से पट्टी बांधी और बिना भाव बदले कहा, मुझे सुनिश्चित करना है कि तुम्हारा शरीर अच्छी स्थिति में रहे। यावेन उसे ठंडे भाव से देखता रहा। दर्द कम होने के बाद उसके भीतर फिर वही हिंसक भावना लौट आई। उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं कि किसी दिन मैं अचानक पागल होकर तुम्हें मार दूं? येफान ने बिना भाव बदले मेडिकल बॉक्स समेटा और ऊपर से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे नियंत्रण खोने से पहले मैं तुम्हें हिलने डुलने की क्षमता से वंचित कर दूंगा। यावेन ने मुट्ठियां भींच लीं। वह गुस्से से उसे घूरता रहा। फिर जैसे उसे कुछ सूझा, उसकी आवाज अचानक बदल गई। उसमें हल्का आकर्षण और उकसावा था। तुम जलपरियों में इतनी दिलचस्पी रखते हो तो क्या यह नहीं जानना चाहोगे कि हम जलपरियां प्रजनन कैसे करती हैं? येफान सचमुच रुक गया। उसने नोटबुक और पेन निकाला। इसे शोध योजना में जोड़ा जा सकता है, अब तुम बता सकते हो। यावेन मन ही मन हंसा। उसने उसे बहकाना जारी रखा। पानी में उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। नीली आंखें आधी बंद थीं। उसकी आवाज में अजीब आकर्षण था। जलपरियों का प्रजनन काफी दिलचस्प होता है, क्या तुम उसे पास से देखना नहीं चाहोगे? और करीब आओ, बस थोड़ा और। उसके पीछे छिपे नाखून पहले से तैयार थे, लेकिन येफान पास नहीं आया। वह बस नोट लिखता रहा। उसने सपाट स्वर में कहा, ठीक तरीका बताओ, घुमाकर बात मत करो। योजना असफल हो गई। यावेन की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वह वापस टब के सहारे टिक गया। चेहरा फिर ठंडा और उदास हो गया। कितने उबाऊ हो। उसने पानी पर हल्का प्रहार किया। तुम इंसान बिल्कुल मजेदार नहीं हो। फिर उसने सपाट स्वर में कहा, जलपरियों का प्रजनन लगभग इंसानों जैसा ही होता है। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। आवाज ठंडी हो गई। तुम मुझे क्या समझते हो, कोई जानवर जिस पर तुम शोध कर सको? मैंने शांत स्वर में सुधारा, प्रयोग विषय। वह धीमे से गुर्राया। उसकी पूंछ अचानक तेजी से घूमी। पानी की बड़ी लहर येफान की ओर उछली। येफान बच गया, लेकिन उसकी नोटबुक भीग गई। पहली बार उसके चेहरे पर हल्का बदलाव आया। उसने यावेन को देखा और कहा, तुमने मूल नोट्स खराब कर दिए, अब मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। यावेन को अजीब संतोष महसूस हुआ। वह जानबूझकर मासूम बन गया। माफ कीजिए शोधकर्ता महोदय, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन येफान ने शांत चेहरे से नई नोटबुक निकाली। इरादा था, लेकिन इससे मेरे शोध पर असर नहीं पड़ेगा। यावेन फिर चिढ़ गया। वह मुस्कुराया। अरे शोधकर्ता महोदय गुस्से में भी इतने साधारण है। निराश कर दिया। येफान ने जवाब दिया, तुम पर गुस्सा करना बेकार है, इससे मेरे प्रयोग को कोई लाभ नहीं होगा। यावेन थोड़ा और पास आ गया। उसकी आवाज धीमी और मुलायम थी। मुस्कान और गहरी हो गई। तो फिर अंदाजा लगाओ अभी मैं क्या सोच रहा हूं। लेकिन येफान ने सिर नहीं उठाया। उसने सीधे कहा, तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे मारो। यावेन की मुस्कान एक पल को रुक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इंसान इतना सीधा होगा। वह उसे घूरने लगा, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा, न लालच न डर, बस एक अजीब तरह की शांत एकाग्रता, जैसे कोई किसी वस्तु को देख रहा हो। कुछ देर बाद यावेन फिर मुस्कुराया। उसने बिना पलक झपकाए उसे देखा। कमाल है शोधकर्ता महोदय, काफी समझदार हो। उसने धीरे से होठों पर जीभ फेरी। आवाज धीमी और आकर्षक थी। लेकिन आपको मार देना कितना उबाऊ होगा। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन येफान की कलम नहीं रुकी। उसने कहा, झूठी भावनाओं का मेरे शोध में कोई उपयोग नहीं। नोट लिखने के बाद उसने सिर उठाया और पूछा, तुम्हारे घाव कैसे हैं? यावेन हल्का मुस्कुराया। अचानक उसने येफान का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। जानना चाहते हो? उसकी नीली आंखों में खतरा चमक रहा था। तो खुद आकर देखो। लेकिन येफान बस थोड़ा संभला और स्थिर हो गया। उसने उपकरण उठाकर सीधे घाव पर रोशनी डाली। उसका ध्यान पूरी तरह निरीक्षण पर था। मत हिलो, इससे अवलोकन प्रभावित होगा। यावेन उसकी सांस अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था और उसी समय उसका दूसरा हाथ धीरे से ऊपर उठा। नुकीले नाखून पूरी तरह बाहर आ चुके थे। वे येफान की गर्दन के पीछे बस कुछ इंच दूर हवा में रुके हुए थे। लेकिन येफान ने बस एक शब्द कहा, शांत। उसकी टॉर्च की रोशनी यावेन की पूंछ पर घूमती रही। वह निरीक्षण करता हुआ बोलता गया, ठीक होने की गति अच्छी है,
घाव पर पपड़ी बननी शुरू हो गई है। यहाँ सड़न का क्षेत्र भी कम हो रहा है, जैसे उसे बिल्कुल पता ही ना हो कि उसकी गर्दन के पीछे एक हाथ नुकीले पंजों के साथ रुका हुआ है, या शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। यावेन के नाखून उसकी त्वचा से कुछ सेंटीमीटर दूर थे, बस हल्का सा वार, और वह उसकी गर्दन की धड़कन महसूस कर सकता था, लेकिन उसका हाथ नीचे नहीं आया। ये फान अभी भी कह रहा था, 1 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाना चाहिए। आखिर यावेन बोल पड़ा। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अभी तुम्हारा गला काट दूं? ये फान ने पहली बार सिर उठाया। बैंगनी आंखें सीधी उसकी आंखों से मिली। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे? यावेन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें कैसे पता? उसके नाखूनों ने येफान के कंधे पर हल्के लाल निशान छोड़ दिए। येफान ने बिना भाव के जवाब दिया, क्योंकि तुम अभी बहुत कमजोर हो। मुझे मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यही बात यावेन के भीतर आग बन गई, क्योंकि वह सच थी, और शायद इसी वजह से वह और ज्यादा क्रोधित हो गया। क्यों ये इंसान उसे इतनी आसानी से पढ़ लेता है? उसने दांत भींचे। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? गुस्से में उसका नियंत्रण टूट गया। उसने अचानक येफान का हाथ पकड़ लिया, इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकत से। तेज पंजों ने कपड़ा फाड़ दिया। त्वचा पर गहरे निशान बन गए। तुरंत खून निकल आया। लाल रंग कपड़ों में फैल गया। हवा में ताजा खून की गंध घुल गई। यावेन जम गया। उसने अपने हाथ देखे, फिर येफान की बांह। उसकी आवाज कांप गई। मैं जानबूझकर नहीं। येफान ने बस अपनी बांह देखी, फिर शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे घायल कर दिया। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन अगले ही पल कहा, इससे मेरी आगे की योजना और प्रयोग की गति प्रभावित होगी। यावेन उन खून की लकीरों को घूरता रहा। उसकी सांसें भारी हो गईं। उंगलियों पर अब भी गर्म खून का एहसास था, लेकिन उससे भी ज्यादा उस इंसान के ताजा खून की गंध। उसमें कुछ ऐसा था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसका गला सूख गया। नीली आंखों में कोई अजनबी भावना उभरने लगी। वह धीरे धीरे उस घाव के पास झुक आया। उसकी आवाज धुंधली थी, मुझे और चाहिए। लेकिन येफान ने उसका सिर पीछे कर दिया और मुड़कर दवा लेने लगा। उसने सामान्य स्वर में कहा, अगर तुम्हें रक्त चाहिए तो मैं अलग से व्यवस्था कर सकता हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस खून की गंध यावेन की पूरी चेतना में भर चुकी थी। वह सोच नहीं पा रहा था। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, नहीं। और जैसे ही येफान मुड़ा, यावेन अचानक बाथटब से बाहर झपटा। अचानक यावेन ने उसे दबोच लिया और नीचे गिरा दिया। उसकी आवाज टूटी हुई और भारी थी। मुझे किसी और का नहीं चाहिए। उसकी नीली आंखें धुंधली थीं। मुझे सिर्फ तुम्हारा चाहिए। उसने येफान की सफेद बांह पकड़ ली। नुकीले दांत अनजाने में बाहर आ गए। वह जैसे खुद से बुदबुदाया। उसकी जीभ घाव के पास ठहर गई। उसका विवेक कह रहा था कि रुक जाओ, लेकिन भीतर की भूख उसे और चाहने पर मजबूर कर रही थी। अचानक हुए इस हमले के बावजूद येफान नहीं घबराया। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे रक्त की जांच नहीं हुई है। ये तुम्हारे शरीर पर असर डाल सकता है। बांह में दर्द उठा। उसने हल्का भौहें सिकोड़ ली, लेकिन यावेन ने कहा, मुझे परवाह नहीं। उसने घाव से बहते खून को रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया। मुझे सिर्फ तुम्हारा चाहिए। येफान कुछ पल के लिए स्थिर हुआ, फिर शांत हो गया। उसने उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन यावेन की पूंछ उसे और कसकर जकड़ चुकी थी। येफान ने स्पष्ट स्वर में कहा, रुको, नहीं तो मुझे नियंत्रण के उपाय अपनाने होंगे। लेकिन यावेन जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। फिर येफान ने सफेद कोट की जेब से एक बेहोशी की दवा निकाली। उसने कहा, लगता है यही करना पड़ेगा, और बिना हिचकिचाए इंजेक्शन उसकी गर्दन में लगा दिया। ठंडी सुई त्वचा में उतरी। यावेन का शरीर एकदम ढीला पड़ गया। उसने उलझी हुई नजर से येफान को देखा। फिर उसकी चेतना बुझने लगी। कुछ ही क्षण में वह सो गया। येफान ने बेहोश पड़े प्रयोग विषय को वापस बाथटब में रखा। बस इतना कहा, इससे शोध की गति प्रभावित होती है। फिर वह बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसकी बांह का घाव लगभग भर चुका था। वह प्रयोग क्षेत्र में पहुंचा। जैसे ही वह बीजोन में गया, पीछे से एक हल्की व्यंग्य भरी आवाज आई, अरे ये हमारे शोधकर्ता येफान नहीं है। इतनी देर रात अपने पालतू की देखभाल नहीं कर रहे? येफान बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसने कहा, मेरी शोध व्यवस्था के बारे में तुम्हें रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगले ही पल लिन हाओ उसके सामने आकर रुक गया। इतने ठंडे मत बनो। उसने हाथ बांधे। सुना है तुमने उसके लिए सामान्य सुरक्षा नियमों में भी विशेष अनुमति ली है। क्या डर है कि वह भाग जाएगा या तुम्हें चोट पहुंचा देगा? येफान ने हल्का सा मुड़कर कहा, डॉक्टर लिन, अगर मेरे प्रोजेक्ट में रुचि है तो आधिकारिक अनुमति ले लीजिए। अभी रास्ता छोड़िए। लेकिन लिन हाओ उसके पीछे चलता रहा। उसने उपकरणों और विशाल पारदर्शी टैंक को देखा, फिर मुस्कुराया। अपने छोटे पालतू के लिए नया घर। वह कुछ पल रुका। तुम इस प्रयोग विषय पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे? फिर हल्के व्यंग्य से बोला, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि वह भी हमारे पुराने आनुवंशिक नमूनों जैसा ही है? फिर उसने पूछा, या फिर तुम्हारे ठंडे वैज्ञानिक दिमाग में कोई ऐसी भावना आ गई है जिसकी वहां जगह नहीं होनी चाहिए? येफान का हाथ पानी के तापमान नियंत्रण पर एक पल रुका। उसने पीछे देखे बिना कहा, भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ सबसे सटीक शोध परिणामों के लिए कर रहा हूँ, बस इतना ही। फिर उसने बात बदली, वैसे डॉक्टर लिन, सुना है तुम हाल में जीन अनुक्रम अनुकूलन पर काम कर रहे थे। लगातार 3 बार असफल रहे हो और पदोन्नति सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगी। लिन हाओ ने होंठ सिकोड़ ली, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। येफान, एक सलाह दूं, आग से खेलोगे तो जल भी सकते हो। तुम्हारी छोटी जलपरी उतनी शांत नहीं है जितनी दिखती है। येफान कुछ पल रुका। उसने पीछे मुड़े बिना कहा, मेरा प्रयोग विषय मैं जिम्मेदारी लूंगा। लिन हाओ, तुम अपने रिपोर्ट की ज्यादा चिंता करो। इतना कहकर येफान बिना पीछे देखे चला गया। निर्जीवाणु मछली टैंक की स्थापना की जांच करने के बाद वह वापस अपने कमरे में लौट आया। उसे प्रयोग विषय की मानसिक स्थिति का अनुमान लगाना था, और यह भी कि प्रयोगशाला में स्थानांतरण के दौरान
उसमें आत्म क्षति की प्रवृत्ति कितनी हो सकती है। 10 घंटे बाद यावेन धीरे धीरे जागा। बेहोश होने से पहले की बातें याद आते ही उसकी आंखों में दबा हुआ क्रोध चमक उठा। वह सीधे उस व्यक्ति को देखने लगा जो नोट्स लिख रहा था। तुमने मेरे साथ क्या किया? ये फान ने सिर उठाया। किस बात की? यावेन उठकर बैठ गया। उसे सब कुछ साफ याद था। कैसे वह अचानक ये फान पर टूट पड़ा था, कैसे उसने उसके घाव को छुआ था, कैसे उसने कहा था मुझे सिर्फ तुम्हारा चाहिए। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी उंगलियां हथेली में धंस गईं। वह मैं नहीं था, बिल्कुल नहीं। वह किसी इंसान के लिए इस तरह बेकाबू कैसे हो सकता है? उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हारा खून। वह ये फान को घूरता रहा। नीली आंखों में उलझन, गुस्सा और बेचैनी थी। तुम्हारे खून में क्या है? उसे पीने के बाद मैं ऐसा क्यों हो गया? क्या तुमने उसमें कुछ मिलाया था? उसकी सांसें तेज हो गईं। वह मानना नहीं चाहता था कि उस इंसान के खून ने उसे प्रभावित किया था। जरूर कोई चाल थी, लेकिन ये फान ने बस नोटबुक बंद कर दी। बैंगनी आंखें शांत रहीं। उसने हल्का सा सिर झुकाया, कुछ पल सोचकर बोला नहीं, फिर शांत स्वर में जोड़ा, हालांकि मेरे रक्त की संरचना सामान्य मनुष्यों से कुछ अलग है, लेकिन तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव अलग क्यों है, ये मैं भी निश्चित नहीं हूँ। उसने कुछ सोचा और कहा, शायद जैसा लोग कहते हैं ये किसी प्रकार की जैविक पसंद हो सकती है। यावेन जैसे फट पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? जैविक पसंद? सुनते ही उसकी प्रतिक्रिया विस्फोट जैसी हो गई। वह लगभग चिल्लाया, मैं तुम्हें पसंद कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम इंसानों से नफरत करता हूँ, मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। वह बार बार अपने अतीत की बातें दोहराने लगा, काटे जाने की, छीने जाने की, दर्द की, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और उसमें एक ऐसी उलझन थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जोर से सिर झटका, जैसे इन विचारों को बाहर निकाल देना चाहता हो। उसकी आवाज धीमी लेकिन जिद्दी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। इंसानों को धोखा देना सबसे अच्छा आता है। लेकिन ये फान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह सीधे अलमारी तक गया और मेडिकल बॉक्स निकाल लिया। उसने कहा, चौथी बार दवा लगानी है, बहुत ज्यादा हरकत मत करना, इससे घाव दोबारा खराब होंगे। इस पूरी अनदेखी ने यावेन को और भड़का दिया। विषय मत बदलो। उसने पानी पर जोर से प्रहार किया। पानी उछलकर येफान के कपड़ों पर गिरा। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जैसे ही येफान करीब आया, यावेन ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। नीली आंखें उसे घूर रही थीं। उनमें दबा हुआ उन्माद घूम रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? उसकी पकड़ और कस गई। येफान की कलाई पर लाल निशान उभर आए। मैं तुम्हारी उन भोली जलपरियों जैसा नहीं हूं। अचानक यावेन झुक आया। उसका चेहरा लगभग येफान के चेहरे के पास आ गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारे खून में ऐसा क्या है? उसकी आवाज और धीमी हो गई। उसका दूसरा हाथ धीरे से उठा। नुकीले नाखून हल्के से येफान की गर्दन को छू गए। वरना मैं तुम्हारा खून फिर बहा दूंगा। लेकिन येफान ने बिल्कुल अलग सवाल पूछा, तुम मेरे प्रयोग में सहयोग क्यों नहीं कर सकते? यावेन कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे उसके दिमाग ने इस जवाब की उम्मीद ही न की हो। फिर वह हल्का हंसा। आवाज भारी और धीमी थी। सहयोग करूं तो बदले में मुझे क्या येफान शोधकर्ता महोदय? येफान की आंखें शांत थीं। तुम क्या चाहते हो? यावेन ने हाथ बढ़ाया। उंगलियां उसके चेहरे को हल्के से छूती हुई नीचे आईं। वह उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, मुझे चाहिए। वह जानबूझकर रुका, फिर मुस्कुराया। तुम? येफान ने बिना भाव बदले कहा, यह मैं नहीं दे सकता, कोई और शर्त रखो। यावेन की उंगलियां उसके चेहरे से खिसककर कॉलर बोन तक आ गईं। वह थोड़ा और पास आया। भीगे हुए लंबे बाल येफान के कपड़ों को छू गए। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, बाकी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। लेकिन येफान शांत रहा। उसने कलाई घुमाकर पकड़ छुड़ा ली और थोड़ा पीछे हट गया। यह संभव नहीं है, दूसरी मांग रखो। यावेन का हाथ हवा में ठहर गया। कुछ पल बाद उसने तिरस्कार से सांस छोड़ी। कितने उबाऊ इंसान हो। उसने आंखें बंद की, फिर दोबारा खोली। अगर तुम इतना चाहते हो कि मैं सहयोग करूं। वह सीधे उसे देखने लगा। तो मुझे आजादी चाहिए। उसने धीरे धीरे कहा, जब तुम्हारा प्रयोग खत्म हो जाए मुझे समुद्र में वापस जाने देना। सच्ची आजादी। कुछ पल की चुप्पी रही। फिर येफान ने सिर हिलाया। ठीक है, जब मेरा शोध पूरा होगा मैं तुम्हें जाने दूंगा। यावेन ने हल्का भौं उठाई। शायद उसे इतनी आसानी से हाँ की उम्मीद नहीं थी। उसकी नजर येफान की बाह पर गई, जहां घाव अब भरने लगा था। उसने नजर तुरंत हटा ली। ठंडी आवाज में बोला, ठीक है। उसने अपनी घायल निशानों से भरी पूंछ पानी से बाहर उठाई और उसकी ओर बढ़ा दी। दवा लगा दो शोधकर्ता महोदय। उसके स्वर में व्यंग्य था। मैं तुम्हारे प्रयोग में सहयोग करूंगा। येफान ने कुछ नहीं कहा। उसने दस्ताने पहने और दवा निकाली। तुम्हारे हाल की आत्मक्षति की वजह से पूरी रिकवरी में कुछ घंटे और लगेंगे। यावेन ने हल्की हंसी उड़ाई। ओ, तो मैंने आपके कीमती शोध का समय बर्बाद कर दिया, इसके लिए माफ कीजिए। लेकिन जैसे ही ठंडी दवा घाव पर लगी, उसकी पूंछ हल्के से कांप गई। उसने नीचे देखा। येफान पूरी एकाग्रता से घाव साफ कर रहा था। हर हरकत शांत और अभ्यासपूर्ण थी। यावेन अचानक धीमे से बोला, क्यों? तुम हर बार इतना ध्यान क्यों देते हो? वो कुछ पल रुका, फिर जैसे खुद से नाराज होकर बोला, तुम्हें नहीं लगता यह समय की बर्बादी है? आखिर मैं सिर्फ एक प्रयोग विषय हूँ। लेकिन येफान ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर नए बनते ऊतकों पर थी। कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक हो रहा है। नई शल्कें निकलनी शुरू हो गई हैं। यावेन का शरीर एकदम सख्त हो गया। नई शल्कें? उसने तुरंत अपनी पूंछ की ओर देखा और सचमुच जहां पहले सड़े हुए घाव थे, वहां हल्की नीली चमक के साथ नई शल्कों की शुरुआत दिखाई दे रही थी।
वह ठिठक गया। उसे हमेशा लगा था कि जो शल्कें उससे नोच ली गई थीं, वे कभी वापस नहीं आएंगी। उसने धीरे से कहा, यह कैसे संभव है? उसकी आंखों में अविश्वास था, लेकिन ये फान ने बस उसकी ओर एक नजर डाली और काम करता रहा। लगता है तुम्हें भी कारण नहीं पता। ठीक कारण मैं ढूंढ लूंगा। फिर उसने एक और बात कही, बीजॉन का निर्जीवाणु मछली टैंक 7 दिनों में तैयार हो जाएगा। उस समय तुम्हें प्रयोगशाला में स्थानांतरित किया जाएगा। प्रयोगशाला, ये शब्द यावेन के भीतर जैसे किसी भारी चीज की तरह गिरा। उसका शरीर तन गया। तुम मुझे प्रयोगशाला में बंद करोगे? उसने बेचैनी से कहा। तुमने कहा था सिर्फ नियमित जांच और कोशिका नमूने लोगे। उसकी पूंछ बेचैन होकर हिलने लगी। तो फिर मुझे वहां क्यों ले जाया जाएगा? उसकी सांसें तेज हो गईं, आवाज कांपने लगी। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? जो कुछ कहा क्या सब झूठ था? लेकिन ये फान ने सिर्फ हल्की सांस छोड़ी। फिर बिना हिचकिचाहट उसने शांत करने वाली दवा लगा दी। उसने कहा, भावनात्मक उतार चढ़ाव घाव भरने की गति और कौशिकीय सक्रियता को प्रभावित करते हैं। उसकी आवाज सपाट थी। तुम्हारा तनाव स्तर बढ़ रहा है। ये पुनर्जनन के लिए अच्छा नहीं है। सवाल और विरोध उसी क्षण टूट गए जब सुई लगी। वही परिचित सुन्नपन पूरे शरीर में फैल गया। यावेन बाथटब की दीवार से टिक गया। नीली आंखों का फोकस धीरे धीरे खो गया। अंत में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बेहोशी से पहले उसे जैसे दूर से आवाज सुनाई दी, 7 दिन बाद तुम्हें प्रयोगशाला में स्थानांतरित किया जाएगा। यावेन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, झूठे। और फिर अंधेरा। ये फान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सुई निकाल दी। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। उसने उपकरण समेटे, फिर दोबारा पानी में तैरते यावेन को देखा। अब वह शांत था, जैसे गहरे समुद्र में सोया हुआ कोई नाजुक जीव। कुछ देर देखने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि उसकी स्थिति स्थिर है, वह कमरे से बाहर चला गया। मुख्य कमरे में पहुंचकर उसने एक विशेष डिब्बा निकाला। रिकॉर्ड पैड और इलेक्ट्रॉनिक पेन से उसने सारे आंकड़े दर्ज किए। सब पूरा होने के बाद वह बिस्तर पर लेट गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन यह रात शांत नहीं रहने वाली थी। प्रयोगशाला, ये विचार यावेन के भीतर कांटे की तरह धंस गया। यहां तक कि दवा का असर भी टूटने लगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। बाथरूम अंधेरा था। वह सो गया है। यावेन ने टब के किनारे को पकड़ा और खुद को बाहर खींच लिया। उसकी पूंछ टाइलों पर भारी आवाज के साथ गिरी। वह यहां नहीं रह सकता। 7 दिन बाद उसे फिर उसी जगह ले जाया जाएगा। उसे याद थे वे ठंडे ऑपरेशन टेबल, वह एहसास कि उसे किसी वस्तु की तरह काटा और झांचा जा रहा है। वह फर्श पर घिसटता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद नहीं था। उसने धीरे से खोला। बाहर धुंधली रोशनी वाला लिविंग रूम था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वह बिना रुके आगे बढ़ गया। चांदी जैसी पूंछ चमकदार फर्श पर खिंचती जा रही थी। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, भागना। रात गहरी थी। यह शीर्ष शोधकर्ताओं का निजी आवास क्षेत्र था। इतनी रात किसी के मिलने की संभावना नहीं थी। यावेन की आंखें अंधेरे में फैल गईं, धुंधली लेकिन लौटती हुई दृष्टि के सहारे उसने रास्ता टटोला। वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। बिजली के प्रति अपनी संवेदनशीलता का उपयोग कर उसने सुरक्षा प्रणाली खोल दी। दरवाजा बिना आवाज खुल गया। वह बाहर निकल गया। गलियारा शांत था। उसने दिशा पहचानी और सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन अग्निद्वार बंद था। वह रुक गया। फिर उसने वही तरीका अपनाया जो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए आसान होता, लेकिन उसके लिए अपनी भारी पूंछ को घसीटते हुए वह जैसे पहाड़ चढ़ना था। हर बार खींचने पर घाव जल उठते। नई उगती शल्कें सीढ़ियों पर घिसकर फिर लहूलुहान हो रही थीं, लेकिन वह नहीं रुका। वह आदमी बहुत खतरनाक था। उसे निकलना ही होगा। पता नहीं कितना समय बीता। फिर उसे पहली मंजिल का संकेत दिखा और सामने कांच का वह दरवाजा, आजादी। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने बची हुई पूरी ताकत जुटाई और बाहर की ओर बढ़ गया। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। रात की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने लालच से सांस ली। उसे लगा जैसे वह फिर से जिंदा हो गया हो। वह सफल हो गया था। वह उस आदमी के घर से निकल आया था। यावेन उत्साह से कांप उठा और बिना रुके झाड़ियों की ओर बढ़ गया। लेकिन कुछ ही मीटर आगे एक हल्की मशीन जैसी आवाज सुनाई दी। यावेन का शरीर अचानक रुक गया। उसने धीरे से सिर उठाया। उसके सामने 3 गोलाकार यांत्रिक प्रहरी हवा में तैर रहे थे। उन पर लाल रोशनी चमक रही थी। अचानक कई धातु भुजाएं बाहर निकलीं। उन्होंने उसकी पूंछ और ऊपरी शरीर को जकड़ लिया। उसे पूरी तरह हवा में उठा लिया गया। एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। अवैध घुसपैठिया पाया गया। गिरफ्तारी प्रक्रिया शुरू। यावेन बेतहाशा छटपटाया, मुझे छोड़ो, मैं घुसपैठिया नहीं हूं। लेकिन नई उग रही शल्कें धातु के दबाव में फिर फट गई। नीला खून धीरे धीरे बाहर आने लगा। यांत्रिक प्रहरी पर कोई असर नहीं पड़ा। ठंडी स्कैनिंग किरणें उसके शरीर पर घूमने लगी। स्कैन पूर्ण। आनुवंशिक अनुक्रम असामान्य। संघीय डेटाबेस में नया प्रयोग विषय दर्ज। स्वामित्व अज्ञात। मानक नियंत्रण प्रक्रिया लागू। यावेन की छटपटाहट बेकार थी। धातु के घेरे और कसते गए, लगभग मांस में धंसते हुए। मैं घुसपैठिया नहीं हूं। मैं, वह कहना चाहता था, मैं ये फान का प्रयोग विषय हूं। लेकिन यह वाक्य उसके गले से बाहर नहीं आया। तभी मशीन ने फिर कहा, चेतावनी, लक्ष्य की भावनात्मक स्थिति अस्थिर। शांतिकरण प्रक्रिया शुरू। एक पतली इंजेक्शन भुजा उसकी बाह में धंस गई। यह असर ये फान की दवा से भी ज्यादा तेज था। क्षण भर में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। उसका शरीर ढीला हो गया और वह पूरी तरह बेहोश हो गया। अगली सुबह 9 बजे यह फान जागा। साधारण तैयारी के बाद वह रोज की जांच के लिए बाथरूम पहुंचा, लेकिन बाथटब खाली था। फर्श पर सिर्फ सूखे पानी के निशान थे। जलपरी गायब थी। ये फान ने हल्का भौहें सिकोड़ दी। वह मुख्य दरवाजे तक गया। टूटा हुआ सुरक्षा पैनल देखा।
धीरे से कहा, भाग गया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। उसने तुरंत अपना टर्मिनल खोला, रात की सुरक्षा रिकॉर्डिंग निकाली, वीडियो चलने लगा। सुबह 3 बजे यावेन अपनी पूंछ घसीटते हुए बाहर निकलता दिखाई दिया। फिर गश्ती सुरक्षा द्वारा पकड़ा गया। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अब स्क्रीन पर यावेन एक पारदर्शी अलगाव कक्ष में था। उसके शरीर से निगरानी उपकरण जुड़े थे। वह आधा बेहोश था। ये फान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, कल का इलाज बेकार गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि उसे वापस ले आएगा। चांदी बालों वाली जलपरी बहुत दुर्लभ थी। संघीय सुरक्षा केंद्र, अलगाव क्षेत्र, हवा में तीखी कीटाणुनाशक गंध थी। यावेन पारदर्शी कक्ष के कोने में सिकुड़ा हुआ था। उसके चांदी जैसे बालों पर सूखा खून और मिट्टी लगी थी। पूंछ घावों से भरी थी। नई शल्कें धातु के दबाव में फिर टूट गई थी। नीला खून नीचे जम चुका था। फिर वही जगह, फिर वही गंध। उसकी चेतना धुंधलेपन में जूझ रही थी। उसकी उंगलियां हथेली में ढस गईं। तभी कदमों की आवाज पास आने लगी। उसका शरीर सहज रूप से तन गया। उसने मुश्किल से आंखें खोली। धुंधली नजर के पास एक परिचित आकृति दिखाई दी। वही था। यावेन की आवाज इतनी भारी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। वह फिर दीवार से टिक गया। उसने ये फान को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और उलझन सब मिला हुआ था। ये फान नीचे झुका। उसने धीरे से यावेन की ठुड्डी ऊपर उठाई। उसका चेहरा इतना पीला पड़ चुका था कि लगभग पारदर्शी लग रहा था। होंठ निर्जलीकरण से फट गए थे। नीली आंखों में थकान और निराशा भरी हुई थी। ये फान ने कहा, मेरे साथ वापस चलो। उसकी आवाज छोटी और सीधी थी। यावेन की नजर पहले बिखरी हुई थी, फिर धीरे धीरे साफ हुई। जैसे ही उसने सामने वाले को पहचाना, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। दूर रहो। उसकी आवाज टूटी हुई और भर्राई थी। वह जोर से छटपटाने लगा। बांधने वाली पट्टियां उसकी त्वचा पर गहरे लाल निशान छोड़ रही थीं। मुझे मत छुओ। ये फान ने उसकी प्रतिरोध की परवाह नहीं की। उसने तेजी से पट्टियां खोल दी और उसे पारदर्शी अलगाव कक्ष से बाहर उठा लिया। यावेन की कमजोर छटपटाहट उसके सामने बेअसर थी। शांत रहो, उसने हमेशा की तरह शांत स्वर में कहा। तुम्हारे घावों का फिर से उपचार करना होगा। यावेन की सांसें तेज हो गईं। उसका सीना उठने गिरने लगा। उसकी नीली आंखों में गुस्सा और डर एक साथ उमड़ रहे थे। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये फान उसे उठाए हुए बाहर की ओर चलता रहा। मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम भागने की कोशिश में गश्ती दल के हाथ लगे थे। ये नए घाव उसी दौरान लगे। यावेन कुछ पल चुप रह गया, फिर ठंडी हंसी हंसा। तो क्या मैं वहीं बैठकर तुम्हारे प्रयोग का इंतजार करता? ये फान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी पकड़ थोड़ी बदल दी ताकि यावेन की पूंछ हवा में लटकी न रहे। दोनों केंद्र के बाहर निकल आए। धूप उन पर पड़ रही थी। यावेन ने सहज रूप से आंखें सिकोड़ लीं। ये फान बोला, तुम भाग नहीं पाओगे। धूप में उसकी आवाज और स्पष्ट लग रही थी। इस क्षेत्र में 40 गश्ती दल हैं। वे सभी जीवों की पहचान स्कैन करते हैं। अगर तुम इमारत से निकल भी जाओ, 500 मीटर से आगे नहीं जा पाओगे। यावेन उसके हाथों में थोड़ा सख्त हो गया। धूप में उसकी काली पलकें चेहरे पर हल्की छाया बना रही थीं। कुछ देर बाद उसने अपनी बाहें थोड़ा और कस लीं। धीरे से बोला, समझ गया। उसकी आवाज में हल्की कमजोरी थी। यह फान ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में सवाल उभरा, फिर वह फिर से शांत हो गया। वह उसे लेकर सड़क किनारे खड़ी उड़ने वाली गाड़ी तक पहुंचा। धीरे से पिछली सीट पर बैठा दिया। यावेन खिड़की से बाहर देखने लगा। धूप उसके चेहरे की नाजुक रेखाओं को उभार रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। वह चुपचाप हिसाब लगा रहा था। उसकी वयस्क अवस्था का समय करीब था। उसे अपना जन्म महीना ठीक से याद नहीं था। न इंसानों ने याद रखा, न जलपरियों ने, लेकिन यादों के हिसाब से बस कुछ ही महीने बाकी थे। जलपरियों की पूंछ वयस्क होने पर थोड़ी देर के लिए मानव पैरों में बदल सकती थी। समय कम होता था, लेकिन भागने के लिए काफी। बस उसे उस दिन तक इंतजार करना था और इस आदमी को सतर्कता छोड़ने देना था। उड़ने वाली गाड़ी धीरे धीरे ऊपर उठी। यह फान के निवास की ओर बढ़ने लगी। यावेन खिड़की से बाहर तेजी से पीछे जाते दृश्य देखता रहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय चमका। वह भागेगा, जरूर भागेगा। अगले कुछ दिनों में प्रयोग विषय असामान्य रूप से सहयोगी हो गया। उसका व्यवहार भी नरम पड़ गया। यह फान को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब तक उपचार में सहयोग मिल रहा था, वही पर्याप्त था। कल से निर्जीवाणु मछली टैंक इस्तेमाल के लिए तैयार होने वाला था। उसी समय यह फान यावेन के शरीर के आंकड़े दर्ज कर रहा था। उसने नीचे देखते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा था, दवा लगाते समय नई उगी शल्कों को अलग मत करो। यावेन का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी सुंदर नीली आंखें उठाई। गीली आंखों में शिकायत और हल्की असहायता भरी थी। माफ कीजिए, उसने धीरे से कहा। आवाज में हल्की नाक बंद होने जैसी नरमी थी। मैं बस जल्दी ठीक होना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि शोधकर्ता महोदय को बहुत परेशानी हो। उसने पलकें झुका लीं। गीली पलकों पर पानी की बूंदें उसे बेहद बेबस दिखा रही थीं। मुझे पता है आप मेरे भले के लिए कर रहे हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन ये फान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह उसी शांत स्वर में बोला, तुम्हारी पूंछ के घाव लगभग ठीक हो चुके हैं। कल तुम्हें प्रयोगशाला के निर्जीवाणु टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रयोगशाला? ये सुनते ही यावेन की आंखों में डर की एक झलक आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। फिर भी उसने खुद को कमजोर और मासूम दिखाते हुए पूछा, वहां बहुत अजीब चीजें तो नहीं होंगी? शोधकर्ता महोदय, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वह हल्के से मुस्कुराया। उसने शोधकर्ता महोदय की ओर देखकर एक आज्ञाकारी मुस्कान दी। उसकी आवाज नरम और खुशामदी थी। जब तक आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन अगले ही पल आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, कल सुबह 8 बजे तुम्हें प्रयोगशाला ले जाया जाएगा। ऊपर से यावेन ने शांत होकर सिर हिला दिया।
लेकिन उसके भीतर खतरे की घंटियां बज उठीं। उसे सुबह होने से पहले भागना ही होगा। पिछली असफलता ने उसे समझा दिया था, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होगा। इसलिए वह हर रात जागता रहता, बाथरूम की खिड़की से नीचे गश्त करते सुरक्षा कर्मियों को ध्यान से देखता। उसने पाया कि वे दो दो की टोली में घूमते थे। हालांकि कोई अंधा क्षेत्र नहीं था, लेकिन अगर हरियाली की ओट ली जाए और उनके बदलने के समय का फायदा उठाया जाए तो खुले रास्ते को पार किया जा सकता था। ये एक बेहतरीन मौका था, लेकिन एक शर्त थी, उसे बहुत तेज होना पड़ेगा। यावेन बेचैनी से पलटा। उसकी बड़ी पूंछ पानी पर जोर से लगी। बिना पैरों के जमीन पर उसकी गति मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। काश वह इंसानों की तरह चल पाता। तभी उसकी पूंछ में अचानक अजीब सा दर्द उठा। वह दबी आवाज में कराहा और अनियंत्रित होकर फिर पानी में गिर पड़ा। एहसास बेहद अजीब था, जैसे उसकी पूंछ के अंदर कुछ तेजी से बदल रहा हो, बढ़ रहा हो, पुनर्गठित हो रहा हो। उसकी शल्कें गर्म होने लगी, पूंछ के किनारे जैसे पिघलने लगे। यावेन डर से आंखें फैलाकर देखने लगा। उसकी नीली आंखों में अविश्वास भर गया। ये परिवर्तन उसे विश्वास नहीं हुआ। परिवर्तन इतनी जल्दी आ जाएगा। और ठीक इसी समय दर्द के बीच उसने बाथटब को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी आंखों के सामने शल्कों को पीछे हटते देखा। उनकी जगह गोरी त्वचा उभर आई, पूंछ विभाजित होने लगी, लंबी होने लगी। सिर्फ 1 घंटे में उसकी जलपरी वाली पूंछ 2 लंबी टांगों में बदल गई। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वह कांपते हाथों से अपनी नई टांगों को छूने लगा, लेकिन खुश होने का समय नहीं था। उसे यफान के लौटने से पहले भागना था। कमजोरी सहते हुए वह बाथटब से बाहर निकला। नई टांगें बिल्कुल कमजोर थीं, हर कदम जैसे चाकू पर रखा जा रहा हो, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने एक शोधकर्ता का सफेद कोट पहन लिया, लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचा, फिर उंगलियों पर हल्की विद्युत तरंग इकट्ठा की। उसने यफान के दरवाजा खोलने वाले जैविक संकेत की नकल की। दरवाजा बिना आवाज खुल गया। गलियारा खाली था। वह तुरंत बाहर निकल गया, रात की ओट लेकर नीचे की हरियाली में छिप गया। अब पूंछ का बोझ नहीं था। वह लड़खड़ाता हुआ भी तेज भाग रहा था। उसने सभी यांत्रिक प्रहरी पार कर लिए, सीधा बाहरी दीवार की ओर। बस उसे पार कर ले और वह आजाद होगा। लेकिन दीवार तक पहुंचते ही उसका दिल बैठ गया। दीवार उसकी कल्पना से कहीं ऊंची थी। उस पर घनी चेतावनी तारें लगी थीं। हल्का सा स्पर्श और सुरक्षा दल पहुंच जाता। यावेन का दिल तेज धड़कने लगा। ये फान कभी भी लौट सकता था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। तभी उसकी नजर दीवार के पास खड़े एक पुराने पेड़ पर गई। उसकी मोटी शाखा दीवार के ऊपर से बाहर निकली हुई थी। यही उसका आखिरी मौका था। उसने बिना सोचे चढ़ना शुरू कर दिया। नई टांगों में ताकत नहीं थी। कई बार वह फिसलते फिसलते बचा। नाखून छिल गए, खून निकल आया, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसकी नजर बस दीवार के बाहर की आजादी पर थी। आखिर वह मुख्य शाखा तक पहुंच गया। पूरी ताकत लगाकर उसने बाहर छलांग लगा दी, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही जैसे ही उसका शरीर दीवार पार हुआ, एक अदृश्य अवरोध सक्रिय हो गया। बीप 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 अलार्म पूरे आसमान में गूंज उठा। लाल बत्तियां चमकने लगीं। वह पूरी तरह उजागर हो चुका था। अगले ही पल कई लाल किरणें सीधे उस पर टिक गईं। 3 यांत्रिक प्रहरी अलग अलग दिशाओं से तेजी से उसकी ओर बढ़े। ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज रात में गूंज उठी। लक्ष्य ने दीवार पार की है। पीछा करने की प्रक्रिया सक्रिय। ठंडी मशीन जैसी आवाज रात में गूंज उठी। लेकिन यावेन पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। वह पूरी ताकत से भाग रहा था। अब उसकी भारी पूंछ नहीं थी। नई टांगों ने उसे हैरान कर देने वाली गति दे दी थी। वह अचानक भीड़ में घुस गया, लोगों के बीच खुद को छिपा लिया। उसने सही दांव खेला था। रोबोट का पहला नियम मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाना। वह दौड़ता रहा, इतना कि उसके फेफड़े जैसे फटने लगे। फिर एक अंधेरी गली में मुड़कर गिर पड़ा, सांस रोके पड़ा रहा। कुछ ही पल बाद 3 यांत्रिक प्रहरी उसके सिर के ऊपर से तेजी से निकल गए। उन्होंने उसे नहीं देखा। एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। लक्ष्य खो गया। आवाज दूर चली गई। यावेन आखिर बच निकला। वह धीरे से कूड़ेदान के पीछे से बाहर आया, सिर उठाकर चांद की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह आखिर आजाद। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। यावेन आजादी चाहता था, लेकिन डर और भरोसे के बीच उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी सबसे बड़े जख्म शरीर पर नहीं, दिल और यादों पर होते हैं, और उन्हें भरने में समय लगता है। किसी का दर्द हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता। इसलिए लोगों के साथ थोड़ा नरम रहिए, क्योंकि हर कोई अपने अंदर कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा होता है। और आजादी सिर्फ बंधन तोड़ने से नहीं मिलती, कभी कभी अपने डर से बाहर आने से भी मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट आगे और ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।